हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ब्रिटिश अधीन भोसला शासन के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सूबा शासन के बारे में जाना था, जो सूबेदार थे उनके बारे में जाना था। ये वाला जो सेशन रहेगा, इसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, छत्तीसगढ़ में और मराठा शासन आने का रीजन क्या था, और मराठा शासन के पश्चात ब्रिटिश अधीन भोसला शासन कैसे छत्तीसगढ़ में आया, और साथ ही समझेंगे अप्पा साहब का इसमें क्या किरदार था, किस प्रकार से अप्पा साहब इसमें रोल अदा किए। बेसिकली 6 हमारे ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में जानेंगे, जहां से हमारी जो छत्तीसगढ़ की कई सालों से, कई 100 सालों से राजधानी रतनपुर थी, वो राजधानी अब बदलने वाली है। अब हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने वाली है रायपुर। तो उसकी घटना भी आज के इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चार्ट है उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। आधुनिक इतिहास को 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है मराठा शासन, जो 1758 से लेकर 1854 तक चलता है, और दूसरा होता है ब्रिटिश शासन। आधुनिक इतिहास में ये 2 शासन के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, और मराठा शासन को कुल 5 भागों में बांटा गया था। अप्रत्यक्ष भोसला शासन, प्रत्यक्ष भोसला शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश अधीन भोसला शासन और पुनः भोसला शासन। अप्रत्यक्ष भोसला शासन के शासनकाल है 1741 से 1758, और इसमें आते हैं आपके रघुजी भोसला, नागपुर के शासक। और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। साथ ही रायपुर में आपको देखने को मिलेंगे अमर सिंह और शिवराज सिंह। इसके पश्चात प्रत्यक्ष भोसला शासन का जो शासनकाल रहेगा वो 1758 से 1787 तक रहेगा, और छत्तीसगढ़ में शासक रहेंगे तब बिंबाजी भोसले। ये छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष रूप से शासन करने आएंगे। इसके पश्चात सूबा शासन में हमको देखने को मिलता है वेंकोजी भोसले, जिन्होंने सूबेदारों की नियुक्ति की थी। इसके पश्चात ब्रिटिश अधीन भोसला शासन, जो आज का क्लास रहेगा 1818 से 1830। इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति। कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। तत्पश्चात जानेंगे पुनः भोसला शासन, जो अगले सेशन में रहेगा 1830 से लेकर 1854, और इसमें नागपुर के राजा रहेंगे रघुजी भोसला तृतीय, और साथ ही यहाँ जिलेदारों की नियुक्ति होगी। यहाँ ब्रिटिश अधीन भोसला शासन क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1818 से 1830 तक ब्रिटिश शासन रहेगा छत्तीसगढ़ में। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी अगर हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुगल से। तो 1707 में औरंगजेब, जो मुगल बादशाह थे, उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मराठों का प्रभुत्व 1707 से लेकर 1818 तक भारत में बढ़ा। कब से? जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके पश्चात से मराठों का जो प्रभुत्व है वो पूरे संपूर्ण भारत में बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जब अंग्रेज सत्ता में उभर रहे थे, तब मराठों ने ऐसा कोई सशक्त नेता नहीं था, मराठों में कोई ऐसा नेता नहीं था जो उन्हें एकजुट कर अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। बाजीराव द्वितीय जैसे अयोग्य शासकों ने मराठा शक्ति को और कमजोर कर दिया, और साथ ही लॉर्ड हेस्टिंग के समय मराठों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। तो ये पृष्ठभूमि थी, कैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी सत्ता आएगी, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन कैसे छत्तीसगढ़ में लागू होगा, उसकी पृष्ठभूमि है। तो किसके शासनकाल तक मराठों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय मराठों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ और मराठा शासन। छत्तीसगढ़ उस समय नागपुर के भोसले शासकों के अधीन था। रघुजी द्वितीय भोसले एक योग्य शासक थे, परंतु उनके राज्य की आर्थिक स्थिति क्या थी? कमजोर थी। उनके कई अधिकारी ऐसे थे जो अंग्रेजों से रिश्वत लेकर गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को देने लगे थे। क्योंकि वहां चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो वो अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करते थे? अंग्रेजों से रिश्वत ले लेते थे और उनको गुप्त सूचनाएं दे देते थे। साथ ही 22 मार्च 1816 ईस्वी को रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है वो सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। अब बात करते हैं अप्पा साहब। अप्पा साहब बहुत बड़े कैरेक्टर माने जाते हैं। अगर वो कैरेक्टर नहीं रहते तो शायद अंग्रेजों के अधीन हम लोग मराठा शासन नहीं आता। तो अप्पा साहब और अंग्रेजों की चाल देखिए। ब्रिटिश अधिकारी एक थे जेनकिंस। जेनकिंस नामक अंग्रेज अधिकारी ने षड्यंत्र कर अप्पा साहब भोसले को अपने पक्ष में कर लिया। अब अप्पा साहब किससे मिल चुके हैं? अंग्रेजों से। क्यों मिले हैं? तो मैं प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, अप्पा साहब का खुद का स्वार्थ था कि रघुजी द्वितीय या फिर उनके जो पुत्र थे परसो जी, उनको रास्ते से हटाना। ठीक है, परसो जी को रास्ते से हटाकर खुद शासक बनना चाहते थे। तो 27 मई 1816 ईस्वी को सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस हुई, जो पूरी तरह अंग्रेजों के हित में थी। इस संधि के बाद नागपुर में अंग्रेज सेना तैनात कर दी गई, और 21 अप्रैल 1817 ईस्वी को अप्पा साहब का राज्याभिषेक हुआ। अप्पा साहब का राज्याभिषेक कब होगा? जब परसो जी की मृत्यु होगी। परसो जी की मृत्यु 1816 में हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद 1817 में राज्याभिषेक होगा। लेकिन वे अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहते थे।
जो अप्पा साहब थे वो चाहते थे कि अंग्रेज मेरा सपोर्ट तो करें, लेकिन मैं उनकी कठपुतली बनकर ना रहूं, बल्कि अंग्रेज मेरी कठपुतली बनकर रहे हैं। ठीक है। और बाद में ये मैटर आपका सॉल्व नहीं होता, तो बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध ही अप्पा साहब क्या कर लेते हैं, युद्ध करते हैं, सीताबर्डी का युद्ध, जिसमें वे पराजित हो जाते हैं और एक नई संधि करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का क्या हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठों की शक्ति लगभग समाप्त हो गई और नागपुर राज्य को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। अंग्रेजों ने कहा, जब रघुजी तृतीय जो कि अल्पवयस्क थे, परसों जी के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, परसों जी के बहन के पुत्र थे, वो कौन, आपके रघुजी तृतीय, तो वो जब नाबालिग थे, तो नाबालिग से जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक राज्य का शासन कौन चलाएंगे, ब्रिटिश अधिकारी चलाएंगे। ये कौन कहते हैं, ब्रिटिश अधिकारी जेनकिंस कहते हैं। ठीक है। और इसी व्यवस्था से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में भी ब्रिटिश नियंत्रण आ गया। इसी व्यवस्था के अंतर्गत, चूंकि छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन था, नागपुर के अधीन था, सेम जहां नागपुर में जो व्यवस्था लगी वही व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया कौन सा, छत्तीसगढ़। अब हम लोग जानते हैं ब्रिटिश अधीन भोसला शासन, जो 1818 से 1830 तक चला। देखिए, जब 1818 में अंग्रेजों ने नागपुर के भोसले राज्य को अपने नियंत्रण में लिया, कब लिया था, 1818 में, तब उन्होंने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए इस राज्य को 5 सूबों या जिलों में बांटा था। अब ये 5 सूबे कौन कौन से थे, इनके नाम हम लोग जान लेते हैं। इन 5 सूबों या जिलों के नाम थे, सबसे पहला नाम मिलता है नागपुर सूबा, दूसरा है छत्तीसगढ़ सूबा, तीसरा है बरार सूबा, चौथा मंडला सूबा और पांचवा है सिवनी सूबा। नाम याद रखिएगा, कभी पूछ दे तो नागपुर, छत्तीसगढ़, बरार, मंडला और सिवनी। और प्रत्येक सूबे का एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसे अधीक्षक कहा जाता था, अधीक्षक या फिर सुप्रिटेंडेंट। ठीक है। सुप्रिटेंडेंट या फिर अधीक्षक कौन थे, तो सूबे के प्रमुख अधिकारी होते थे। जैसे हम लोग पहले क्लास में देखे थे, सूबेदार, सेम सूबेदार टाइप का ये पद होता था। और यहां पे ये लोग क्या किए हैं, जो शीर्ष अधिकारी था, सूबेदार था, उसको हटाए, पूरा संरचना चेंज नहीं किए हैं। याद रखिएगा, मराठे जब थे, सूबा शासन था, तो उसमें सूबेदार होते थे जो शीर्ष अधिकारी होते थे सूबे के। इन्होंने क्या किया, उसी सूबे या जिले के शीर्ष अधिकारी का नाम बदल कर रख दिया, क्या, अधीक्षक या फिर सुप्रिटेंडेंट। तो बाकी संरचना आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जो शीर्ष अधिकारी रहेंगे वो बस बदल जाएंगे। क्लियर है। इसमें से छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र सूबा माना गया, जिसका अधीक्षक या सुप्रिटेंडेंट सीधे ब्रिटिश रेजिडेंट नागपुर के अधीन कार्य करता था। और यहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट कहां बैठेंगे, नागपुर में बैठेंगे। और अभी जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, जेनकिंस। ठीक है। ब्रिटिश रेजिडेंट कौन रहेंगे, जेनकिंस रहेंगे, जो नागपुर में बैठेंगे और उनके अंदर में आएंगे, उनके अधीन आएंगे कौन, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, या फिर अधीक्षक आपके। क्लियर है। तो ये 5 सूबों को हम लोग मैप में देख लेते हैं। 5 अलग अलग जो सूबे बनाए गए थे या जिले बनाए गए थे। सबसे पहला था नागपुर। ठीक है, नागपुर केंद्र था, यहां रेजिडेंट बैठा करते थे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ के अलावा बरार, मंडला और सिवनी, ये 5 हमारे जो सूबे थे वो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के अंतर्गत बनाए गए थे। ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाए गए थे, फिक्स ऐसा मैप था, ऐसा नहीं है। क्लियर है। और आज का मैप तो हमको 1905 में देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले ही बताया था, छत्तीसगढ़ का वर्तमान मैप 1905 के बाद बनकर तैयार होता है। 1800 अभी हम लोग चल रहे हैं 1818 की घटना में। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ का पूरा वर्तमान मैप बनकर रेडी नहीं हुआ है। क्लियर है। अब ये जितनी घटनाएं हो रही हैं उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर देखें तो रेजिडेंट क्या करते थे, संपूर्ण प्रशासनिक विवरण गवर्नर जनरल को भेजते थे। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कौन है, यहां छत्तीसगढ़ है तो इसमें ब्रिटिश अधीक्षक हैं। उसके ऊपर आते थे कौन, रेजिडेंट, और उसके ऊपर आते थे कौन, गवर्नर जनरल, जो पूरे भारत को देख रहे थे। ठीक है, भारत को पूरा जो देख रहे हैं वो कौन है, गवर्नर जनरल। उसके अंडर में कौन काम कर रहे हैं, नागपुर वाले क्षेत्र को देख रहे हैं वो रेजिडेंट, और छत्तीसगढ़ सूबा को देख रहे हैं वो कौन है, ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, तो रेजिडेंट संपूर्ण प्रशासनिक विवरण किसको भेजते थे, गवर्नर जनरल को भेजते थे। और 31 मई 1818 को ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने ब्रिटिश शासन की घोषणा की तथा भोसला राजा रघुजी तृतीय के एजेंट के रूप में ब्रिटिश अधीक्षकों या फिर सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। अब इनके एजेंट के रूप में से तात्पर्य क्या है, जो हमारे रघुजी तृतीय थे, भोसला राजा जो बने, वो अल्पायु थे, अल्पवयस्क थे, राजा बनने का उम्र उनका नहीं हुआ था, बच्चे थे, इसलिए उनका संरक्षण के रूप में, संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इस प्रकार 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ या अंग्रेजों के अधीन हुआ।
ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने के समय भोसला शासक अप्पा जी साहब थे और चूंकि अप्पा साहब ने कौन सा युद्ध किया था, सीताबर्डी का युद्ध, जिसमें वे हार गए थे तथा उनको बंदी बना लिया गया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो अप्पा साहब थे, इनको तो वो शासक बनाना चाहते नहीं थे अंग्रेज। तो वो क्या करते हैं, जो एक अल्पायु बच्चा रहता है रघुजी तृतीय, जो परसो जी की बहन के बेटे रहते हैं, परसो जी के भांजे रहते हैं, उनको बनाया जाता है क्या, भोसला राजा। नागपुर के भोसले शासक कौन बन गए, रघुजी तृतीय। ठीक है, और अप्पा साहब को जेल में डाल दिया गया। जो ब्रिटिश अधीक्षक आएंगे या सुपरिटेंडेंट आएंगे, उनका मुख्यालय कहाँ रहेगा, तो सबसे पहले प्रारंभ में जो ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय था वो रतनपुर था। पहले ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं एडमंड और उनका मुख्यालय था रतनपुर। वो कुछ माह ही यहाँ शासन करते हैं, अधीक्षक के रूप में कार्य कर पाते हैं। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। अकस्मात उनके मृत्यु होने के पश्चात आपके जो अधीक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और नए अधीक्षक आते हैं, वो हैं एगेन्यू। एगेन्यू को रतनपुर पसंद नहीं आता और वो राजधानी परिवर्तन कर देते हैं। आते ही सबसे पहले राजधानी कहाँ ले जाएंगे, रायपुर। तो बाद में ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय कहाँ बन जाता है, रायपुर बन जाता है। और ये कौन लेके जाते हैं, द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक या फिर सुपरिटेंडेंट आपके एगेन्यू। एगेन्यू के समय से जो राजधानी रायपुर होगी वो आज तक चली आएगी। फिर क्लियर है। तो चलिए हम लोग ब्रिटिश अधीक्षकों का नाम जान लेते हैं। 1818 से 1830 तक जो छत्तीसगढ़ में 6 ब्रिटिश अधीक्षक थे, उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहला नाम है कैप्टन एडमंड। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। उसके पश्चात दूसरा नाम मिलता है कैप्टन अगन्यू। अगन्यू जो है ये रायपुर को इन्होंने राजधानी बनाया और बहुत सारी घटनाएं हैं। हम लोग मेन पॉइंट को देख रहे हैं कि इनके बारे में मस्ट है ये चीजें जानना आपको। ठीक है, इसके पश्चात अगले हमारे ब्रिटिश अधीक्षक मिलते हैं कैप्टन हंटर। ये सबसे कम समय तक आपके ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं, कुछ माह ही इनका क्या रहता है, अधीक्षक के रूप में कार्य रहता है। कैप्टन सैंडिस ये ताहूतदारी व्यवस्था प्रारंभ कराते हैं। सबसे ज्यादा काम जो है, अगर एगेन्यू के बाद किसी ने सबसे ज्यादा काम कराया है तो वो है सैंडिस। पता नहीं व्यापम एगेन्यू को ही क्यों पूछते हैं, सैंडिस ने एगेन्यू से ज्यादा काम कराया है, लेकिन इनके बारे में पूछा नहीं जाता, व्यापम हो या पीएससी, लेकिन इनको हमको पढ़ना है। अगले हैं हमारे कैप्टन विल्किंस। ये लगभग 1 वर्ष तक अधीक्षक थे। और लास्ट है हमारे कैप्टन क्राफर्ड, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक का कार्य संभाला था। इसके पश्चात इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया। जो नए जिलेदार आएंगे, पुनः भोसला शासन में जिलेदार की नियुक्ति होगी। ठीक है, रघुजी तृतीय ना तो सूबेदार रखेंगे ना ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश अधीक्षक की जगह वो रिप्लेस कर देंगे जिलेदार, क्योंकि छत्तीसगढ़ को उस समय जिल्हा कहा जाता था। जिल्हा अर्थात जिला, अभी का वर्तमान। ठीक है, तो जिले का प्रमुख जिलेदार बनाएंगे। तो ये जिलेदार को क्या करेंगे, सत्ता हस्तांतरित करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 6 ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रिटिश अधीक्षक हैं कैप्टन एडमंड, जो 1818 में यहाँ के क्या थे, ब्रिटिश अधीक्षक या फिर सुपरिटेंडेंट थे। इनका एकमात्र ऐसे ब्रिटिश अधीक्षक हैं जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑन ड्यूटी ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इनकी कोई हत्या नहीं होती, ये नेचुरल डेथ रहता है। कैप्टन एडमंड वैसे व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक भी हैं, साथ ही ड्यूटी के दौरान ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट, ये छत्तीसगढ़ के क्या थे, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। इनके समय में मुख्यालय इन्होंने किसको बनाया, तो याद रखिएगा जो मराठों का मुख्यालय था, अर्थात रतनपुर ही इनका मुख्यालय था। ठीक है, इनके शासनकाल में डोंगरगढ़ जमींदार द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अब डोंगरगढ़ के जो जमींदार थे वो याद रखिएगा वो बहुत इंस्पायर थे अप्पा साहब से। अप्पा साहब के डाई हार्ट फैन हुआ करते थे। तो जब अप्पा साहब को सीताबर्डी युद्ध के बाद जेल में डाल दिया गया तो डोंगरगढ़ के जमींदार क्या करते हैं, इनके विरुद्ध, अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह की प्रेरणा भी किसने दी थी, अप्पा साहब भोसले से ही मिली थी। उनके ही इशारे पर यह विद्रोह हुआ था। अब कैप्टन एडमंड याद रखिएगा ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी आपका जो रूल था उसको फॉलो किया था, फूट डालो और शासन करो। अर्थात जो डोंगरगढ़ के समीप एक जमींदारी था खैरागढ़, खैरागढ़ के उस समय जमींदार थे टिकैत राय। तो टिकैत राय से जाकर ये मिलते हैं, टिकैत राय को समझाते हैं कि तुम हमारा मदद करो, अगर तुम मदद करते हो तो डोंगरगढ़ की जमींदारी जब जब्त होगी तो वो जमींदारी तुमको दे देंगे। टिकैत राय इनके बहकावे में आ जाता है और डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा जो किए गए विद्रोह है उसको ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय के सहयोग से कुचल डाला। अब चूंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था पक्का वाला कि मैं आपको वो वाला जमींदारी आपको दे दूंगा, तो टिकैत राय इनसे बोलते हैं कि अब मैं आपका मदद किया था, आप मेरे को जमींदारी दो। उसके बाद टिकैत राय को इनके सहयोग के बदले डोंगरगढ़ की जमींदारी भी क्या कर दी जाती है, प्रदान कर जाती है।
इस प्रकार से ये एडमंड का शासनकाल था और अपने शासनकाल के कुछ महीने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सिर्फ एक विद्रोह दमन कर पाए थे। कौन सा विद्रोह? डोंगरगढ़ जमींदारी का विद्रोह। और उसमें इनका समर्थन कौन करते हैं, इनका सहयोग कौन करते हैं, वो नाम पूछा जा चुका है। तो खैरागढ़ के जमींदार टिकैत राय इनका सहयोग करते हैं डोंगरगढ़ की जमींदारी के विद्रोह को कुचलने में। क्लियर है? अब अगले हमारे अधीक्षक की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले अधीक्षक हैं जो दूसरे नंबर के हैं, वो हैं कैप्टन अगेन्यू। कैप्टन अगेन्यू याद रखिएगा, इनका सर्वाधिक समय शासनकाल रहेगा 1818 से 1825, लगभग 7 वर्षों तक। सबसे ज्यादा ये शासनकाल रहेंगे इनका 7 साल का, और 7 साल के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े डिसीजन इनके द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए ये पीएससी और व्यापम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं कैप्टन अगेन्यू। आपके ब्रिटिश अधीक्षक में सर्वाधिक यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर बच गए तो सैंडिस से आएंगे। ठीक है, 3 ब्रिटिश अधीक्षक तो एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। सबसे पहले जो प्रथम है अर्थात एडमंड। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। 1818 में रतनपुर के स्थान पर सबसे पहला चीज इन्होंने रायपुर को राजधानी बनाया। कब बनाया? 1818 में। ठीक है, इनको रतनपुर पसंद ही नहीं आता था, तो रतनपुर को हटाकर राजधानी कहां कर दिए? रायपुर ले गए। अब से जब छत्तीसगढ़ की राजधानी बनेगी, वो कहां बनेगी? रायपुर। तो अगर आपसे कभी पूछा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कब बनाया गया, तो 1818 में बनाया गया। और तब से लेकर अब तक लगभग 200 प्लस साल हो गए, 205 साल हो गए जब छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? रायपुर है। ये मत बोलिएगा कि नवा रायपुर, अटल नगर, वो अभी नामकरण चेंज किया गया है रायपुर जिले में ही। ठीक, ब्रिटिश अधिकारी का जो अधीक्षक थे, इनका मुख्यालय पहले हुआ करता था रतनपुर, लेकिन अब वो मुख्यालय भी ये कहां ले आएंगे? रायपुर ले आएंगे। साथ ही एगेन्यू ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, जो कि मैं आपको पहले से बताया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि ये 7 वर्षों तक इनका शासनकाल था। लगभग 7 वर्षों तक ये क्या किए थे? शासन किए थे। ठीक है, 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट जो जेनकिंस थे, उन्होंने इनके शासनकाल के दौरान ही छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। जब एडमंड की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात ये जब आए तो इनके साथ ही वो आ गए थे देखने की कैसा इलाका है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ पे आए नहीं थे कभी दौरे पर। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि 1819 में 27 परगने को पुनर्गठित कर 8 परगनों में बांटा था। कितने परगने? 8 परगने। 27 को 8 बना दिए, और उसके बाद 1920 में आते हैं तो एक परगना और बढ़ा देते हैं, एक परगना। तो आप बोल सकते हैं कि 9 परगना में भी बांटे थे, 8 परगना में। पहले 8 में बांटे और एक नया परगना और बना दिए, तो कुल 27 परगनों को इन्होंने 9 परगनों में बांट दिया था। ठीक है, इस परगने पद्धति के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में, जब सूबा शासन थे विठल राव दिनकर। इन्होंने क्या किया था? ये छत्तीसगढ़ के द्वितीय सूबेदार थे, और इन्होंने क्या किया था? कलचुरियों के छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो याद रखिएगा, ये द्वितीय नंबर के ब्रिटिश अधीक्षक हैं, ये द्वितीय नंबर के सूबेदार हैं। सूबेदार ने क्या किया था? कलचुरियों का गढ़ था उसको परगना में बांटा था। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक ने क्या किया? जो 27 परगना था उसको 8 परगने, और बाद में फिर 1920 में एक परगना और ऐड करेंगे, तो कुल मिलाकर 27 परगनों को 9 परगनों में बांटने का काम किया है। तो द्वितीय में आपको याद रखना है कि ये जब भी परिवर्तन होगा, अगर पूछा जाए गढ़ से परगना में किसने बांटा, तो द्वितीय सूबेदार ने बांटा। गढ़ से परगना में किसने बांटा? द्वितीय सूबेदार विठल राव दिनकर ने बांटा। और अगर पूछा जाए 27 परगने को 9 परगने या फिर 8 परगने में किसने बांटा, तो वो है कैप्टन एगेन्यू, जो द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक थे। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा 1825 में एगेन्यू ने त्याग पत्र दे दिया। अब ये जो त्याग पत्र दिए हैं, इसका भी एक कारण था। एगेन्यू का मानना था कि इनको सैन्य और असैन्य दोनों अधिकार दिए जाएं, जबकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उन्होंने इनको दोनों प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किए थे। वो दोनों प्रकार के अधिकार सिर्फ रेजिडेंट के पास संरक्षित थे। इनका मानना था कि कुछ चीजों में इनको दोनों अधिकार चाहिए रहेंगे, जिससे ये अच्छे से और कार्य कर सकें, लेकिन इनको वो अधिकार नहीं मिलते, तो ये गुस्से गुस्से में क्या कर देते हैं? अपना त्याग पत्र दे देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा जानते हैं इनके द्वारा जो अलग अलग 8 परगने बनाए गए थे, वो परगने कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा परगना अगर बनेगा वो है रायपुर। र से याद रखिएगा, र से रायपुर, र से रतनपुर। 2 परगने हो गए, र से रायपुर, र से रतनपुर। धीरे धीरे इसको याद भी करते चलेंगे। उसके पश्चात हम लोग जानते हैं र से रायपुर, र से रतनपुर, र से राजरो। 3 परगने हो गए, रायपुर, रतनपुर, राजरो। राजरो से थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग, जाते हैं तो दुर्ग। ठीक है, दुर्ग अलग ही है। अब फिर ध से आ जाते हैं। दुर्ग के बाद आता है धमधा, ध से ही आता है धमतरी। ठीक है, तो रायपुर, रतनपुर, राजरो, दुर्ग, धमधा, धमतरी। ऐसे ही याद रखिएगा, रायपुर, रतनपुर, राजरो, दुर्ग, धमधा, धमतरी। क्लियर है?
उसके पश्चात है आपका नवागढ़ और खरौद। ठीक है, नवागढ़ और खरौद, ये कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 8 परगने हो गए। इसमें से याद रखिएगा सबसे बड़ा जो परगना था वो था रायपुर परगना, साथ ही सबसे पुराना परगना भी माना जाता है। कौन सा? आपका रायपुर परगना, सबसे बड़ा परगना और सबसे पुराना परगना। अगर बात करें सबसे छोटे की, तो राजरो परगना जो है ये सबसे छोटा परगना और सबसे नया परगना था। 8 परगने में सबसे नया परगना कौन सा है? राजरो परगना। और सबसे पुराना परगना कौन सा है? रायपुर। 8 परगनों के नाम एक बार फिर याद करिएगा, रायपुर, रतनपुर, राजरो, दुर्ग, धमधा, धमतरी, नवागढ़ और खरौद। क्लियर है? ये जो घटना थी ये 1819 की घटना थी। ठीक है, 1819 में 27 परगनों का पुनर्गठन किए। अब उसके बाद 1920 आते आते तक ये जो परगने हैं, माफ कीजिएगा, ये 1920 नहीं है, 1820 है। ठीक है, तो 1820 आते आते एक परगना और ऐड कर दिया जाता है, वो परगना है बालोद। ये सबसे नया परगना हो जाता है। तो सबसे नया परगना आपको कभी पूछता है तो वो कौन सा है? बालोद है। सबसे पुराना अगर पूछे तो वो कौन सा है? रायपुर है। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है? आपका रायपुर है। और सबसे छोटा पूछे तो राजरो, जिसको वर्तमान में राजहरा के नाम से जाना जाता है, बालोद जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये परगनों का जो निर्माण है, अलग अलग परगनों में 27 परगनों को कुल 9 परगनों में बांटने का काम किसने किया था? एगेन्यू ने। अब एगेन्यू के समय ही कुछ विद्रोह भी हुए थे, जहां से क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मिलते लेकिन पूछे जाते हैं। पहला विद्रोह हुआ था सावंत भारती का विद्रोह। ये विद्रोह 1818 के आसपास हुआ था, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता, लेकिन इनके शासनकाल में ही हुआ था। सावंत भारती का विद्रोह के विद्रोहकर्ता कौन थे? सावंत भारती थे। और इसके दमनकर्ता कौन है? अगन्यू है। 1818 में होता है नवागढ़ जमींदार का विद्रोह। याद रखिएगा, जो जमींदारी थी उस जमींदारी को इन्होंने क्या कर दिया था? जब्त कर दिया था। जमींदारी हटाकर इसको क्या कर दिए थे? परगने में बांट दिए थे। तो यहाँ के जो नवागढ़ परगना बना था, उस नवागढ़ के जमींदार ने विद्रोह कर दिया। और उस नवागढ़ के जमींदार कौन थे? महारसिया। तो इसको नवागढ़ जमींदार विद्रोह भी कहा जाता है और महारसिया का विद्रोह भी कहा जाता है। और इसके दमनकर्ता कौन थे? अगन्यू ही थे। क्लियर है? अगला है 1818 से 1825 के बीच में हुआ था धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। ठीक है, ये जो विद्रोह है, जब से आपके एगेन्यू आए थे, धमधा आपको याद होगा, धमधा भी क्या था? पहले जमींदारी थी, लेकिन बाद में उसको क्या बना दिया गया? परगना बना दिया गया। ठीक है, तो धमधा परगना के जो गोंड राजा थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके विरुद्ध? एगेन्यू के विरुद्ध। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कईयों बार पूछा जा चुका है, वो है सोना खान जमींदारी का विद्रोह। ये याद रखिएगा, सोना खान का जमींदारी है, ये वीर नारायण सिंह नहीं है, वीर नारायण सिंह के पिता रामा राय है। ठीक है, वीर नारायण सिंह के पिता जो थे वो रामा राय बिजवाड़ थे, उनका विद्रोह हुआ था। और उनका दमन करने के लिए एगेन्यू ने बुलाया था मैक्सन को। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मैक्सन, जिन्होंने रामा राय को गिरफ्तार किया था। ठीक है, इसके पश्चात 1824 से 25 के बीच में हुआ था परलकोट विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह, और इसके दमनकर्ता चांदा के अंग्रेज अधिकारी जो कैप्टन पेबे थे। किसके कहने पर? अगन्यू के कहने पर। इस प्रकार से ये कुछ 5 विद्रोह थे जो अगन्यू के शासनकाल के दौरान हुए थे। याद रखिएगा, एडमंड के समय सिर्फ डोंगरगढ़ जमींदारी का विद्रोह हुआ है, लेकिन एगेन्यू 7 सालों तक थे, तो ये सब 5 विद्रोह हुए हैं। सावंत भारती का विद्रोह, नवागढ़ जमींदार का विद्रोह जिसको महारसिया विद्रोह भी कहा जाता है, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह, सोना खान जमींदारी का विद्रोह या फिर रामा राय का विद्रोह, और अंतिम है आपका परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह तो अब हम लोग जनजाति विद्रोह जब पढ़ते हैं उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगले हमारे ब्रिटिश अधीक्षक के ऊपर चलते हैं। अगले हमारे अधीक्षक हैं कैप्टन हंटर। इनका शासनकाल 1825 में था, और ये याद रखिएगा सबसे कम समय के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक थे, सुप्रिटेंडेंट थे। ये बोल सकते हैं ये सिर्फ कुछ माह तक क्या थे? हमारे ब्रिटिश अधीक्षक थे। ठीक है, कुछ माह तक ही छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक रहे। इनका पूरा नाम था कैप्टन मार्टिन हंटर। ठीक है, इनका मुख्यालय भी कहाँ रहेगा? रायपुर रहेगा। इनके बारे में ज्यादा कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कुछ जानकारियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ माह तक थे, तो उसमें कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए थे। और कहा जाता है कि इतिहास में बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। ठीक है, तो इनमें बात थी या रही होगी, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं पाए, इसलिए इतिहास में इनकी बात नहीं होती। अगले हमारे ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं, वो हैं कैप्टन सैंडिस। इनका जो शासनकाल था लगभग 3 साल था, 1825 से लेकर 1828 तक, लेकिन इन 3 सालों में एगेन्यू से ज्यादा कार्य इनके मिलते हैं आपको देखने को। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, इनका पूरा नाम था कैप्टन बैरन सैंडिस। इन्होंने छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की। जो डाक तार होता था, ठीक है, पोस्ट होता था, पोस्ट का शुरुआत भी कौन करेंगे? जैसे इंडिया लेवल में आपको पता होगा डलहौजी जो थे वो डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किए थे, लॉर्ड डलहौजी।
लेकिन छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन है? कैप्टन सैंडिस। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पर छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष के कैलेंडर शुरुआत की, जो अभी हम लोग देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत भी किसने की थी? कैप्टन सैंडिस ने। पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी माध्यम में बनाया। ध्यान रखिएगा, जब मराठे आए थे तो उन्होंने, आपको याद होगा, मराठी जो लिपि थी, ठीक है, उसमें अपना जो कामकाज का भाषा बनाया था। तो एडमंड और एगेन्यू नागपुर के हिसाब से क्या करते थे? मराठी में काम करते थे। लेकिन ये बोले कि नहीं भैया, हमको मराठी नहीं आता और ना हम किसी मराठी टाइपिंग करने वाले को रखेंगे, हम काम करेंगे क्या? हमारे हिसाब से, हमारी भाषा में। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के सरकारी कामकाज की भाषा को कौन सा माध्यम बनाया? अंग्रेजी माध्यम में बनाया। यह अधीक्षक बनने के पूर्व नागपुर में घुड़सवार सेना के क्या थे? सैनिक अधिकारी थे। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। घुड़सवार सेना के क्या थे? अधिकारी थे। कौन से ऐसे अधीक्षक हैं जो नागपुर में पहले अधिकारी हुआ करते थे? वो कौन थे? कैप्टन सैंडिस थे। ठीक है। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत की तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। याद रखिएगा, परगना पद्धति अलग चल रहा है, ताहूतदारी व्यवस्था अलग है। ताहूतदारी व्यवस्था होती क्या है? थोड़ा सा मैं उसको अगर आपको बताऊं तो देखिए, ताहूतदारी व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो बंजर भूमि और त्याज्य भूमि, यानी कि जो छोड़ा गया भूमि हो, जहां उपज नहीं होती है, उसको स्थानीय प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कृषि कार्यों के अंतर्गत लाना। अब ये जो ताहूतदारी व्यवस्था होती है, इसमें बेसिकली होता क्या है? ऐसी जगह जो बंजर है, वहां के नियरर जो भी जमींदार रहेंगे या जो गांव के गौटिया रहेंगे, उनको क्या कर दिया जाता था? वो जमीन अलॉट कर दिया जाता था। अब वो जमीन क्या करेंगे? उनको दे देंगे और उनको कहा जाता था कि 10 वर्ष या 5 वर्ष, मान लो 5 वर्ष लेते हैं, 5 वर्ष तक आप इसमें उपज करो। आप इसमें जो भी उपज करोगे, जितना भी करोगे, वो आपका रहेगा, उसमें हम लोग कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर उसके बाद 5 वर्ष के बाद इसमें हम लोग पूरा 50% हमारा टैक्स रहेगा। ठीक है। अब उसमें लोगों को फायदा क्या होता था? एक तो उनको जमीन मिल जाती थी, ठीक है, कृषि योग्य भूमि वो बनाते थे, धीरे धीरे फसल पैदा कर करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते थे। ठीक है। और उसके बाद जो बंजर भूमि है, जहां से कोई हम अंग्रेजों को टैक्स नहीं मिलता था, वहां से भी कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उनको टैक्स मिलना प्रारंभ हो जाता था। तो ये होती थी बेसिकली ताहूतदारी व्यवस्था। और इस ताहूतदारी व्यवस्था में ना तो जमींदार होते थे, ना ही आपके गौटिया होते थे। ताहूतदारी व्यवस्था के प्रमुख को कहा जाता था ताहूतदार। जैसे मान लो बिलासपुर एक बंजर भूमि है, तो यहां एक ताहूत बना दिया, बिलासपुर ताहूत। इस ताहूत के प्रमुख को कहा जाता था बिलासपुर का ताहूतदार। ऐसा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बिलासपुर ताहूत बना नहीं था। क्लियर है? तो कैप्टन सैंडिस के बारे में क्या क्या जानना है? पहला चीज, इन्होंने डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की, अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत की, जो सरकारी कामकाज की भाषा है उसको अंग्रेजी माध्यम में बनाया। ये पहले नागपुर के घुड़सवार सेना में सैनिक अधिकारी थे। इनके द्वारा ही ताहूतदारी व्यवस्था की प्रारंभ की और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। साथ ही इनके शासनकाल में ही बस्तर और करोद, दो राज्य के बीच में विवाद हुआ। उस समय उन दोनों को सख्त चेतावनी देकर शांति कायम रखी। और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, बस्तर और करोद राज्यों के बीच विवाद का निपटारा किसने कराया था? तो वो कौन थे? कैप्टन सैंडिस थे। करोद राज्य के जो राजकुमार थे या राजा थे, वो इनके शासनकाल में ही इनसे मिलने रायपुर आए थे, क्योंकि उनका विवाद निपटाए थे, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए ये बोल सकते हैं आप। जब कैप्टन सैंडिस आए तो कैप्टन सैंडिस ने अपने 3 वर्षों के दौरान कुल 2 ताहूत का निर्माण कराया था। 2 ताहूत कौन कौन से? लोरमी और तरेंगा। और ये ताहूत को मैं अलग से आपको और बताऊंगा। ठीक है। ये ताहूत आपका याद रखिएगा, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो 6 ताहूत आप पढ़ने को मिलेंगे, कुल छत्तीसगढ़ में 6 ताहूत बनाए जाएंगे, अलग अलग हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है। तो लोरमी और तरेंगा, ये दोनों ताहूत कब बने हैं? लोरमी बना है 1826 में और तरेंगा बना है 1828 में। इन दोनों ताहूत का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो याद रखिएगा, कैप्टन सैंडिस। ताहूत का प्रधान कौन होता था? ताहूतदार होता था। ये पहले ही आपको बता चुका हूं। ताहूत ना तो जमींदार होते थे, ताहूतदार क्या नहीं होते थे? ना तो जमींदार होते थे और ना ही गौटिया होते थे। ये उनको दे दिया जाता था, लेकिन वो ताहूतदार मुख्य नहीं होते थे। ठीक है। उनके अधीन हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ताहूतदार अलग ही है, ना तो वो गौटिया है ना ही वो जमींदार है। ताहूतदार ताहूत का प्रमुख होता था। यह जमींदारों को भेड़ देने की प्रथा का इन्होंने क्या किया था? अंत किया था। नॉर्मली ये होता था कि ब्रिटिश अधिकारी हो या आपके मराठे हो, जमींदारों को कुछ भूमि क्या स्वरूप दे देते थे? भेंट स्वरूप। वो उस भूमि से, भेंट वाले भूमि से कभी भी टैक्स नहीं लेते थे। तो इन्होंने भेंट देने की प्रथा भी क्या कर दी थी? समाप्त कर दी थी। आपको याद होगा कलचुरी काल में जो आपके कल्याण सिंह हैं, उन्होंने सोना खान की जमींदारी भेंट स्वरूप दी थी।
सैन्य कार्य के वो में, ठीक है। तो सोना खान की जमींदारी भेंट स्वरूप दिए, तो उसके बाद क्या हुआ था, रामा राय का विद्रोह हुआ, बाद में वीर नारायण सिंह का विद्रोह होगा। तो ये क्या करते हैं, ये फ्री में दे देते हैं पहले वाले, बाद में विद्रोह होता है। इससे अच्छा ये जो जमींदारी भेंट देने की प्रथा है इसको खत्म करते हैं। इन्होंने वो काम कर दिया, ठीक है। यह एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न था, क्योंकि इसे क्या प्राप्त था, सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। जिस अधिकार के लिए पाने के लिए ये क्या कर रहे थे, एगेन्यू आपका रेजिग्नेशन दे दिए। याद है, उनको सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त थे, इसलिए वो रेजिग्नेशन दे दिए थे, ठीक है। इनको सैनिक अधिकार भी प्राप्त था, साथ ही असैनिक अधिकार, दोनों प्रकार के अधिकार थे, तो ये ज्यादा अच्छे से और काम कर पा रहे थे। इसके साथ ही 1827 में नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस का कार्यकाल समाप्त हुआ और 1827 में नए रेजिडेंट बनते हैं विल्डर। नए रेजिडेंट कौन बनेंगे, विल्डर बनेंगे। तो अगले रेजिडेंट हमारे जो नाम आपको सुनने को मिलेगा वो कौन रहेंगे, रेजिडेंट विल्डर। 12 अप्रैल 1827 को मिस्टर विल्डर या फिर वेल्डर, ठीक है, वही विल्डर या वेल्डर नए रेजिडेंट नियुक्त हुए, जिनका कार्यकाल 1829 तक रहा। लगभग 2 साल तक आपके कौन नए रेजिडेंट रहेंगे नागपुर में। रेजिडेंट का अर्थ क्या होता है मैं थोड़ा सा उसको बता दूं, जो नागपुर में रहकर नागपुर का सत्ता संचालन करते थे, ठीक है। नागपुर में क्या करते थे, रेसिडेंस आपका मान सकते हैं, रेसिडेंस बनाते थे, उनको क्या कहा जाता था, रेजिडेंट, ठीक है। नागपुर रेजिडेंट, और रेजिडेंट पहले कौन थे, जेनकिंस थे, अब रेजिडेंट कौन होंगे, विल्डर रहेंगे, ठीक है, जो नागपुर में रहकर नागपुर की सत्ता संभालेंगे। चलिए अगले हमारे जो 2 ब्रिटिश अधीक्षक बचे हुए हैं उस पर आ जाते हैं। वो कौन कौन है, एक है कैप्टन विल्किंस और दूसरे हैं कैप्टन क्राफर्ड। विल्किंस का कार्यकाल याद रखिएगा 1 वर्ष का रहेगा और ये ताहूतदारी प्रथा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही जो कैप्टन क्राफर्ड हैं वो हमारे अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट रहेंगे। इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कैप्टन विल्किंस। कैप्टन विल्किंस के बारे में सिर्फ एक फैक्ट आपको जानने को मिलता है कि ये लगभग 1 वर्ष तक छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक रहे। इनके शासनकाल में ना तो कोई विद्रोह सुनने को मिलता है, ना उसकी जानकारी मिलती है, ना ही ऐसी कोई घटना या परिवर्तन जो इनके द्वारा कराया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही जानना है कि ये लगभग 1 वर्ष तक थे। सबसे कम कार्यकाल का इनका नहीं था, वो याद रख लीजिएगा। सबसे कम कार्यकाल रहेगा कैप्टन हंटर का, जो मार्टिन हंटर थे उनका कार्यकाल सबसे कम तक रहेगा, कम समय तक। अगले हमारे ब्रिटिश अधीक्षक, जो अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक माने जाते हैं, वो है कैप्टन क्राफर्ड, जिनका शासनकाल 1828 से लेकर 1830 तक था। ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक रहे और साथ ही छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण काल की समाप्ति भी इनके शासनकाल के दौरान हुई। चूंकि जो रघुजी तृतीय थे वो अल्पायु थे, 1830 आते आते वो अल्पायु से क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। 1829 में एक संधि होती है और 1830 तक सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो 1829 में 27 दिसंबर 1829 को रघुजी तृतीय और नागपुर के रेजिडेंट विल्डर, जो नए रेजिडेंट हैं आपके जेनकिंस के बाद, उनके बीच समझौते के बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासन भोसला शासन को लौटा दिया गया और इस प्रकार से जो ब्रिटिश अधीन भोसला शासन है वो समाप्त हो जाता है। अब फिर से क्या आएगा, पुनः भोसला शासन आएगा। तो ये 1829 की संधि क्या थी, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। याद रखिएगा डेट अगर कभी पूछा जाए तो 27 दिसंबर 1829 एज इट इज, इसलिए सत्ता हस्तांतरण में 1930 पहुंच जाता है, क्योंकि ये दिसंबर तो खत्म होने ही वाला है, ठीक है। मराठा शासक कौन थे, तो मराठा शासक थे रघुजी तृतीय भोसला। और ब्रिटिश रेजिडेंट नागपुर के कौन थे, जिन्होंने सत्ता उनको सौंपा, तो वो थे मिस्टर विल्डर। ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ में कौन थे अगर पूछा जाए तो उस समय छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक थे अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक या छठवें ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्राफर्ड। नागपुर व उसके अधीनस्थ भूभाग जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन है वो भोसला शासक रघुजी तृतीय को सौंप दिया जाएगा इस संधि के तहत। साथ ही 6 जून 1930 को सत्ता हस्तांतरण का जो कार्य था वो ऑफिशियली संपन्न हो जाता है। तो इसके पश्चात 6 जून 1930 के बाद जो भी आएगा वो पुनः मराठा शासन रहेगा, अर्थात रघुजी तृतीय के शासन काल में चलेंगे और उनके अधिकारी रहेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड ने भोसला अधिकारी कृष्णाराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। जिस प्रकार से पहले अंतिम जो सूबेदार थे उन्होंने प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड को शासन सौंपा था, वैसे ही अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक रहेंगे वो पहले जिलेदार। ये कृष्णाराव अप्पा क्या बनेंगे, जिलेदार, मराठा जिलेदार। तो छत्तीसगढ़ के पहले जिलेदार कृष्णाराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपेंगे। शासन सौंपने का मतलब यह है कि जो जरूरी दस्तावेज है उनको उनके सुपुर्द करना। क्लियर है। इस प्रकार से हमारा ये जो ब्रिटिश शासन है ये समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश अधीन भोसला शासन की हम लोग अब समीक्षा कर लेते हैं, ब्रिटिश संरक्षण काल की समीक्षा। देखिए छत्तीसगढ़ में 12 वर्षों लगभग 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश संरक्षण काल रहा। इस अवधि में
यहाँ के शासक में व्यवस्था, नियम और शांति का सूत्रपात हुआ। जितने भी जो ये नियम आपको बता रहे हैं, व्यवस्था बता रहे हैं, ये अधिकारी कौन बनाए हैं? इतिहास में अंग्रेज ही लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी बड़ाई ही करेंगे। ठीक है, मिस्टर एगेन्यू ने शासन में विद्यमान दोषों को दूर करके उसे व्यवस्थित, वैज्ञानिक और गतिशील बनाया। परंपरागत पंचायती न्याय व्यवस्था के दोषों को दूर कर न्याय की सर्वोच्चता को बनाए रखा तथा अधिकारियों ने पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की नई प्रणाली आरंभ की गई। एक चीज तो क्लियर है कि ब्रिटिश संरक्षण काल में जो पिंडारियों का उपद्रव था वो सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। साथ ही यहाँ पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। पहले क्या था, मराठों के में आपके जैसे कलचुरी में चाट भाट, ठीक है, पिसून, ये देखने को मिलते थे। मराठों में उनका एक अच्छे से आपको पुलिस व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। पुलिसिंग वहां मराठों में कम था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाया। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक की अधीनता में गांव के गौटिया को शांति व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया था। तो गांव की शांति व्यवस्था कौन देखते थे? गांव के गौटिया देखते थे। साथ ही छत्तीसगढ़ को चोरों, डाकुओं और लुटेरों के आतंक से मुक्त करने के उद्देश्य से रायपुर, बिलासपुर, इन दोनों जगह क्या बनाई गई? सैनिक टुकड़ियां रखी गई। जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी टुकड़ियां कहां रखी गई? रायपुर और बिलासपुर में। क्लियर है? साथ ही ब्रिटिश संरक्षण काल में उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापार एवं परिवहन आदि के क्षेत्र में भी सुधार किए गए। अवांछित करूं जैसे कि टीका, चंदा, धर्मदाय और सेवाई बूता जो व्यापार में बाधक थे उनको समाप्त कर दिया गया। कौन कौन से अवांछित कर? टीका, चंदा, धर्मदाय, सेवाई बूता, ये सब जो मराठे कर थे इनको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? अब इनको समाप्त करने के कारण क्या हुआ? परिणाम स्वरूप वस्तुओं के आयात निर्यात में क्या हुई? वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला और कृषक की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी क्या आया? सुधार आया। इस काल में छत्तीसगढ़ शासन में एक गतिशील परिवर्तन आया और इस यहाँ की जो जनता है वो प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना जागृत हुई। ऐसा अंग्रेजों को लगता था और ऐसा इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या जाना? हम लोगों ने जाना ये प्रत्यक्ष भोसला शासन, अप्रत्यक्ष सूबा, और आज की क्लास में जाना ब्रिटिश अधीन भोसला शासन, जिसमें ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति हुई। कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक, एडमंड एगेन्यू, हंटर सैंडिस विल्किंसन और क्राफर्ड। और क्राफर्ड ने फिर सत्ता हस्तांतरण किया कृष्णाराव अप्पा को, जो छत्तीसगढ़ के पुनः भोसला शासन के अधीन प्रथम जिलेदार होंगे। तो अगले बार जब रघुजी भोसला तृतीय शासक बनेंगे तो इसमें जिलेदारों की वो नियुक्ति करेंगे। ये हमारा ऐप है। इस ऐप के माध्यम से भी हमारे पेड क्लासेस आप देख सकते हैं। इसके जितने भी नोट्स हैं, आधुनिक इतिहास हो, मध्यकालीन हो, प्राचीन हो, या बाकी जो नोट्स हैं आपको पेड ई बुक वाले सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से नोट्स परचेस कर सकते हैं। प्रिंटेबल भी है और ई बुक फॉर्म में भी है, दोनों अलग अलग है, वहाँ मेंशन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिएगा उमंग ट्यूटोरियल, वो ऐप आपको मिल जाएगा। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आशा है कि आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।